बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है डिज़र्टिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन देखते हैं। इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, कैटेगरीज, काजेज़ ऑफ डिज़र्टिफिकेशन, इसके इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स एंड सॉल्यूशंस। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिज़र्टिफिकेशन। डिज़र्टिफिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन विच अ रिलेटिवली ड्राई लैंड रीजन बिकम इंक्रीजिंगली एरिड। ड्राई रीजन मतलब कि पहले उस पर वेजिटेशन हो सकती है और वो ड्राई हो गया है, रेनफॉल उसमें काफ़ी अर्से तक नहीं हुआ, कोई भी उसके अंदर वाटर बॉडी नहीं है, उसको वाटर प्रोवाइड नहीं हो सका, तो वो इंक्रीजिंगली एरिड, तेज़ी से वो जगह वेजिटेशन लूज़ कर देगी और एरिड होती जाएगी, टिपिकली लूजिंग इट्स बॉडी ऑफ वाटर एज वेल एज वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जब बॉडी ऑफ वाटर वो अपना लूज़ कर देगी तो बिना वाटर के वेजिटेशन नहीं होगी, और वेजिटेशन नहीं होगी तो वहाँ पर कोई भी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने पढ़ा है बिकम इंक्रीजिंगली एरिड। एरिड क्या होता है? एरिड वो एरिया होता है जहाँ पे लैकिंग मॉइस्चर, स्पेशली हैविंग इनसफिशिएंट रेनफॉल टू सपोर्ट ट्रीज और वुडी प्लांट्स। उस एरिया में इनसफिशिएंट रेनफॉल होगा जब ड्राई एरिया में पहले ही वो एरिया ड्राई है, और अगर वहाँ पे इनसफिशिएंट रेनफॉल होगा, रेनफॉल की भी कमी आ जाएगी, वहाँ पे वाटर की भी कमी आ जाएगी, तो वो एरिया आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जाएगा। और जब वहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकेगी, जब ज़मीन वेजिटेशन नहीं कर सकती, वहाँ पे कोई भी चीज़ एक्सिस्ट नहीं कर सकती, तो वो एरिया एरिड हो जाता है, बंजर हो जाता है और डेजर्ट बन जाता है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। डेजर्ट क्या होता है? डेफिनेशन: अ लार्ज ड्राई बैरन रीजन यूजली हैविंग अ सैंडी और रॉकी सॉइल। ड्राई रीजन, बैरन रीजन होता है डेजर्ट, जिसकी सैंडी और रॉकी सॉइल होती है। सैंड और रॉकी फॉर्म में सॉइल होती है, मतलब कि सॉइल आपस में जुड़ी भी नहीं होती, सॉइल के ज़रात आपस में जुड़े नहीं होते। सैंडी सॉइल होती है, रॉकी सॉइल होती है, और वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ डेजर्ट। अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ लैंड इज़ डेजर्ट। 1/3 एरिया ऑफ लैंड डेजर्ट में डेजर्ट है वर्ल्ड का। उसके बाद एरिड लैंड एंड मेगर रेनफॉल डेट सपोर्ट ओनली स्पर्स वेजिटेशन एंड लिमिटेड पॉपुलेशन ऑफ पीपल एंड एनिमल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, कैटेगरीज ऑफ डेजर्टिफिकेशन। ये स्लाइटली है: लाइट डेजर्ट, मॉडरेट डेजर्ट, स्वेयर डेजर्ट, वेरी स्वेयर डेजर्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लाइट डेजर्ट। इन दिस टाइप ऑफ डेजर्टिफिकेशन अ वेरी स्लाइट डैमेज अकर इन द वेजिटेशन कवर ऑफ सॉइल। इसमें बहुत ज़्यादा स्लाइट डैमेज, लंबे अरसे तक कोई बारिश नहीं हो रही वहाँ पे, तो वो उसकी वेजिटेशन को अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर आफ्टर लॉन्ग टाइम भी उस पर बारिश हो, थोड़े से अरसे के बाद उस पर बारिश हो जाती है, तो वो दोबारा से अपनी वेजिटेशन उसकी बहाल हो सकती है। दिस डैमेज कैन नॉट अफेक्ट द बायोलॉजिकल कैप्टिविटी ऑफ द इन्वायरमेंट। और बायोलॉजिकल कैप्टिविटी फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट की जो नीड है वेजिटेशन की वजह से, उनको ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा लाइट, अगर लाइट डेजर्ट ही बने। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मॉडरेट डेजर्ट। अ मीडियम डिग्री ऑफ डैमेज वेजिटेशन कवर अकर्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल सैंड एंड सैलिनाइजेशन। इसमें मीडियम डैमेज अगर होगा और स्मॉल सैंड बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सरामिस की जो सॉइल होती है वो सैंड की फॉर्म में होती है, सैंड बनने लग जाएगी। और सैलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा उसमें नमकियात आ जाएगी, सैलिनाइजेशन उसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी सॉइल की, विच रिड्यूसेस द प्रोडक्शन। और अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वेजिटेशन की प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी उस इन्वायरमेंट में, क्योंकि इतनी ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेटेड है, तो इतनी ज़्यादा सॉल्ट की कंसनट्रेशन को वो वेजिटेशन नहीं ले सकती, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है स्वेयर डेजर्ट। एरोजन हैज़ रिमूव ऑल द टॉप ऑफ सॉइल। एरोजन की वजह से मतलब एरोजन हो जाएगी सॉइल की, जब वो बिखर जाएगी तो ऑल द टॉप ऑफ द सॉइल, टॉप ऑफ द सॉइल जो है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। सॉलिनिटी कंट्रोलेबल बाय डैमेज एंड लीचिंग हैज़ रिड्यूस क्रॉप यील्ड। जो सॉलिनिटी होगी जो कि डैमेज करेगी क्रॉप यील्ड को, वो मोर देन 50% होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज स्वेयर डेजर्ट में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं वेरी स्वेयर डेजर्ट। द वेरी स्वेयर डेजर्ट, इसका तो नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि कैटेगरी रिप्रेजेंट द वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस दैट मैनी पीपल एसोसिएट विद डिजर्टिफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, इसमें ना कोई वेजिटेशन होगा, ना वहाँ पर कोई वाटर बॉडी होगा, ना फिर वहाँ पर कोई वेजिटेशन होगा, और ना उस पर कोई वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर सकेगी। उसके बाद ये साइकिल है डेजर्टिफिकेशन का। इसमें बताया गया है कि डेजर्टिफिकेशन कैसे होती है। मैन मेड सोर्सेज से भी हो रही है और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी हो रही है। क्लाइमेट चेंज होगी तो अगर एसिडिटी वहाँ पे हो रही है,
एसिड रेन की वजह से हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे ड्राउट्स आएंगे। ड्राउट्स मतलब कहत, और कहत हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। नेचुरल और मैन मेड इकोसिस्टम की वजह से ज़मीन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सॉइल पुअर हो सकती है, उसके मिनरल्स ख़त्म हो सकते हैं सॉइल इरोजन की वजह से। वाटर सिक्योरिटी की वजह से, स्कैरसिटी की वजह से वाटर की अगर कमी होगी तो अभी वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। पुअर लैंड यूज़, ज़मीन का अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना कर पाना भी, और इसकी वजह से लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएंगी, पॉवर्टी होगी, गुर्बत आ जाएगी। इसके बाद आ जाता है काजेज़ ऑफ डेजर्टिफिकेशन। और इसको एक एक करके पढ़ते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से भी होता है। सबसे पहला काज हमारे पास आ जाता है ड्राउट्स, मतलब कहत हो जाना। अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेनफॉल, बहुत सारे लंबे अरसे तक अगर बारिश नहीं होगी तो जो फसलें हैं वो मर जाएंगी, क्रॉप्स डाई, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। लैक ऑफ फूड होगा जिनकी वजह से मे हैव टू मूव टू फाइंड फूड, और लोग अपनी जगह से मूव करने लग जाएंगे फूड की तलाश में। उसके बाद आ जाता है ओवर ग्रेजिंग, टू मैनी एनिमल ग्रेजिंग ऑन लैंड। टू मैनी एनिमल मतलब बहुत ज़्यादा, अगर फूड की अमाउंट कम है और बहुत सारे एनिमल उस पर रोज़ चर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, ओवर ग्रेजिंग की वजह से वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी। अगली वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी और नई को निकलने का वक्त भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। एनिमल ईट ऑल द वेजिटेशन, सॉइल इज़ एक्सपोज टू रेन एंड विंड। जब सारी वेजिटेशन एनिमल्स खा लेंगे तो सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, और उसकी एक्सपोज होने की वजह से वो रेन और विंड की वजह से वो मिट्टी वहाँ से उड़ के दूसरी जगह जाने लगेगी, और रेन की वजह से वो उस कीचड़ की फॉर्म में बह के उस इलाके से चली जाएगी। सॉइल इज़ ब्लोन अवे, वो चली जाएगी तो नीचे से जो ज़मीन रह जाएगी वो बैरन एरिया रह जाएगा। उसके पास आ जाते हैं ओवर कल्टिवेशन, मैनी क्रॉप्स बीइंग ग्रोन एज ऑन द लैंड ईयर आफ्टर ईयर। बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं ज़मीन पर जिनको साल साल के वक्फे पे लगाया जा सकता है, ईयर आफ्टर ईयर, नो रोटेशन ऑफ क्रॉप। तो जब क्रॉप्स की रोटेशन नहीं होती, जब किसान अगर एक ही क्रॉप को बार बार उगाने की कोशिश करें, साल में ही बार बार उगाने की कोशिश करें, उनकी रोटेशन नहीं करें, क्योंकि क्रॉप्स जो है वो साल के साल वो लगती हैं, आफ्टर ईयर्स लगती हैं, क्योंकि उनकी जो नीड होती है, उनका जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो ज़मीन के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर वो एक ही दफ़ा अपनी क्रॉप को लगाएंगे, बार बार उनको रिपीटेशन करेंगे, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर से ख़त्म हो जाएंगे और सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी और उस पर कुछ भी ग्रो नहीं कर पाएगा। बिकॉज दीज आर नो क्रॉप टू प्रोटेक्ट, क्योंकि वहाँ पर क्रॉप होगी नहीं। सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए द सॉइल इज़ अगेन इजीली एरोडेड बाय द विंड एंड रेन, और विंड एंड रेन की वजह से सॉइल इजीली वहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद रिमूवल ऑफ ट्रीज़ फॉर फ्यूल एंड शेल्टर, देयर आर फ्यू ट्रीज़ इन द डेजर्ट। डेजर्ट में होते ही कम ट्री है, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए जलाने के पर्पज़ के लिए, फायरवुड के लिए, या फिर बिल्ड शेल्टर, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, तो रूट डाई एंड सॉइल बिकम लूज। तो अगर उनकी रूट्स की वजह से, रूट्स ने प्लांट्स की रूट्स ने सॉइल को एक जगह पर जकड़ के रखा होता है, तो अगर रूट्स निकाल दिए जाए, रूट्स ही डाई हो जाएंगी, प्लांट्स ही काट लिए जाएंगे, तो ये सॉइल लूज़ हो जाएगी और वो फिर वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। येट द दिस अगेन मीन द सॉइल कैन इजीली ब्लोन एंड वॉश्ड अवे। उसके बाद आ जाता है अर्बनाइजेशन, इट कैन ऑल्सो कॉजेज इशू विद द सॉइल ड्यू टू केमिकल एंड अदर थिंग्स डेट में हार्म द ग्राउंड। अर्बनाइजेशन किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करेंगे, जो कि वो अगर ज़मीन फेंकते हैं तो जो ग्राउंड को हार्म कर सकते हैं। एंड एरिया बिकम मोर अर्बनाइज, देयर लेस प्लेसेस फॉर प्लांट्स ग्रो, थस काजिंग डिजर्टिफिकेशन। बहुत ज़्यादा एरिया अर्बनाइज हो जाएगा, बहुत सारे घर बन जाएंगे, फैक्ट्रीज बन जाएंगे, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एरिया को कम मिलेगा, तो वो एरिया भी कन्वर्ट हो जाएगा डेजर्ट में। इसके बाद आ जाता है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिवेशन डेट प्ले मेजर रोल इन डिजर्टिफिकेशन। एज द डेज गेट वार्मर द पीरियड ऑफ ड्रॉट्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट। जब दिन गर्म हो जाते हैं डेजर्ट में, पहले ही टेम्परेचर जो है होता है इंक्रीज़, तो उसकी वजह से वेजिटेशन नहीं होगी, तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगी। डेजर्टिफिकेशन बिकम मोर एंड मोर एमाइंट। उसके बाद आ जाता है फैक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, सैंड एंड सॉइल डस्ट स्टॉर्म। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, the increase of desertification also increase the amount of loose sand and dust the wind can pick up, ultimately resulting in dust storm can contribute to the certain respiratory disorder। जैसे कि सैंड अगर वो लूज़ हो जाएगी तो वो उसका स्टॉर्म, तूफान आएगा, सैंड और डस्ट स्टॉर्म आएगा। जब हवा चलेगी तो सैंड और डस्ट का स्टॉर्म आ सकता है।
और उसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ भी हो सकती है, डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे निमोनिया, स्किन इरिटेशन, अस्थमा और बहुत सारी डिजीज़। इट कैन पोल्यूट द ओपन वाटर बॉडीज़ को भी ये पोल्यूट कर सकता है। उसके बाद आता है फूड सिक्योरिटी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इज़ बीइंग थ्रेटन्ड बाय डेजर्टिफिकेशन एंड ओवर पॉपुलेशन की वजह से ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी इफ़ेक्ट होगी। मतलब कि अगर ग्लोबली फूड प्रोवाइड किया जाता है सबको, तो अगर डेजर्ट्स ही बन जाएंगे, सब जगह पे वेजिटेशन ख़त्म हो जाएगी, तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। द डेजर्टिफिकेशन इज़ डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सस्टेनेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर यूजेज, बट डिमांड्स आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड्स डेली के हिसाब से बढ़ रही है। इन द नियर फ्यूचर द डिमांड विल ओवरकम द सप्लाई और पेपर। उसके बाद आ जाता है वेजिटेशन पैटर्न। एज अ डिजर्टिफिकेशन टेक प्लेस, द लैंडस्केप में प्रोग्रेस थ्रू different stages and continue to transform in appearance on gradually slope terrain. Desertification can create increasingly large empty spaces बन जाएंगी over a large strip of land, and a phenomenon known as browse trigger। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी कंट्रोल मेजर्स एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉर डिजर्टिफिकेशन। हम इसकी क्या कंट्रोल मेजर्स इसके लिए कर सकते हैं। डिजर्टिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज एज द मेजर थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी के लिए। सम कंट्रीज हैव डेवलप बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके खिलाफ एक्शंस लिए हैं ताकि इनके इफेक्ट्स को कम कर जा सके और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया, जैसे फ्लोरा को भी फाना को भी। द कल्चर ऑफ प्रिवेंशन रिक्वायर्स अ चेंज इन गवर्नमेंट एंड पीपल थ्रू इम्प्रूव इंसेंटिव। सबसे पहले इसमें आ जाता है रिफॉरेस्टेशन दोबारा से जंगलात लगाए जाए। फिक्सेशन ऑफ सॉइल की फिक्सेशन की जाए। फार्मर मैनेज नेचुरल रिजनरेशन, जैसे कि वो लगातार फसलें उगा रहे हैं तो उनको क्रॉप्स रोटेशन करनी चाहिए। मैनेज नेचुरल रिजनरेशन। उसके बाद आ जाते हैं मैनेज ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग, एनिमल की ग्रेजिंग को भी मैनेज किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन फॉर डेजर्टिफिकेशन। रेजिंग अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम, पहले से अगर किसानों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये चीज़ें इस तरह अफेक्ट कर सकती हैं, अवेयरनेस फैलाई जाए। उसके बाद प्लांटिंग ट्रीज एंड श्रब्स, तो प्लांटेशन की जाए। डेवलपिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कंट्रोल ग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाए। क्रॉप रिटेन एंड रिड्यूस सॉइल, प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूस प्रॉपर टेक्नोलॉजी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाए। मैनेज ड्राई लैंड रिसोर्सेज, ट्री प्लांटेड स्कीम टू रिड्यूस सॉइल एरोजन।